देख लेंगे, बता देंगे। भाई साहब लास्ट वाली क्लास में कहां तक पढ़ लिए थे? ये सवाल बना लिए थे भाई? ये सवाल बना लिए थे? बना लिए थे? अच्छा सुनो, ये बना लिए थे? क्या आंसर आया था? अरे होमवर्क दिए थे, इसमें कैलकुलेशन क्या आया था? 10⁻⁻5 ये आया था कि +5 आया था? +5 ना? ठीक। अच्छा, मतलब हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे ना? यही तो पढ़ रहे थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। हाँ हाँ हाँ, सुनो ये बताओ बच्चा, कुछ फॉर्मूला फिर से। सबसे पहला फॉर्मूला क्या पढ़े थे? जल्दी जल्दी बोलो, आई बराबर, फट से बताओ, सब एकदम याद रहना चाहिए। डी क्यू बाई, क्या डी क्यू बराबर आई डी टी भी लिख सकते हो यार? इंटीग्रेट कर दोगे काम बन जाएगा। आई एवरेज लिखने में कोई दिक्कत वाली बात? क्या डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी लिख लेते हैं अपन? अरे है ना? अच्छा, करंट दौड़ने के पीछे क्या ड्रिफ्टिंग जिम्मेदार है? अरे हाँ ना, तो बोल लो यार। तो वी डी इक्वल्स टू ई बाई एम इंटू टाउ। अरे यही तो होता है। इसी फॉर्मूले को क्या ईवी बाई एम एल इंटू टाउ भी लिखते हैं? ईवी बाई एम एल इंटू टाउ ये लिखते हैं ना? अच्छा, करंट पढ़े आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, निया वी डी, नया वी डी, ठीक है ना? ठीक है ना? और सुनो, अच्छा सुनते जाओ यार, क्या बात करते हो यार तुम। क्या करंट डेंसिटी पढ़े थे? जे बराबर आई बाई ए कॉस थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल है? एंगल बिटवीन जे वेक्टर एंड ए वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या एरिया के परपेंडिकुलर होता है? अरे होता है ना? बहुत सिंपल, बहुत आसान चीज है यार ये। अच्छा सुनो, जे बराबर, सुनो जे बराबर, यहां से क्या एनईवीडी लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है। एक टर्म था मोबिलिटी, पढ़े हो? म्यू इक्वल्स टू क्या होता है? वीडी बाई ई। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे तो मोबिलिटी घट जाएगी। कोई चेंज? क्या वीडी इक्वल्स टू म्यू इंटू ई लिख सकते हैं बच्चा? तो जे बराबर क्या है? एन ई म्यू वीडी हो जाता है। एन ई म्यू को क्या लिखते हैं? अरे सिग्मा लिखते हैं यार। नहीं आया? हाँ, म्यू ई है, हाँ ठीक है, बढ़िया, म्यू ई है। अरे वाह, सिग्मा वीडी भी लिख, म्यू ई, यहाँ क्या सिग्मा इंटू ई। अच्छा एक बात बताओ, वीडी का ये वाला फॉर्मूला भी रख सकते हैं कि नहीं यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में एक और एक्सप्रेशन आएगा ना, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू ई। क्या ये भी कंडक्टिविटी हो जाता है? क्या कंडक्टिविटी के दोनों फॉर्मूले याद रह जाएंगे? ठीक है ना? सिग्मा कंडक्टिविटी होता है और रो रेजिस्टिविटी होता है, याद रहेगा ये सब। अच्छा इसके बाद एक एक बात पढ़े थे हम लोग, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस पढ़े थे ना? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस में पढ़े थे आई बराबर एन ई ए वीडी होता है। अरे होता है ना? एन ई ए वीडी, और वीडी की जगह अपन क्या लिख लेते हैं? ईवी बाई एम एल इंटू टाउ। याद करो, एन ई ए वीडी की जगह क्या? ईवी बाई एम एल इंटू टाउ। तो क्या वी बाई आई बराबर एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए हो जा रहा था? और अभी इसको रेजिस्टिविटी पढ़ के आए थे क्या? और वी बाई आई को आर लिखते हैं ना यार, तो आर बराबर क्या? रो एल बाई ए। और अभी हम पढ़ के आए रो किसके बराबर होता है? एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। होता है कि नहीं होता है? अरे होता है ना? सोचो कुछ कॉमन कॉमन बातें। अगर मान लो हम कह रहे हैं कि हम लेंथ बड़ा कर रहे हैं तो एरिया रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट ना? अच्छा, दूसरी बात, अगर हम कह रहे हैं कि हम एरिया बड़ा कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस रो, रो कांस्टेंट। अच्छा, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टाउ घट जाएगा, तो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी ना? यहीं तक पढ़े थे? यहीं तक पढ़े थे?
ग्राफ भी पढ़े थे? हाँ, बता रहे थे क्या? हाँ, वही तक हुआ है ना, यही हम पूछ रहे हैं, बस वही पूछ रहे हैं। अब देखो, यहां के बाद हमारी एक कहानी शुरू होती है जिसको बोलते हैं ओम्स लॉ। क्या बच्चा? ओम्स लॉ। ओम ने कहा कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। मतलब अगर अपने पास एक कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हमने एक वी वोल्ट की सप्लाई दी है, कितने वोल्ट की? वी वोल्ट की, तो क्या इसके अंदर करंट दौड़ेगा? अरे दौड़ेगा ना, करंट इधर से इधर जाएगा, अरे जाएगा। अगर तुम इस वोल्टेज को बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो बच्चा करंट बढ़ेगा। तो हमने कहा कि भैया जब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा रहे हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अपने को 1/r मिल रहा है, तो v बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू आर। आर क्या है? आर क्या है भैया? रेजिस्टेंस। आर रेजिस्टेंस है, लेकिन ओम ने कहा कि ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी है। अरे है कि नहीं? इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का नाम क्या रखा गया? क्या नाम रखा गया? क्या? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या नाम रखा गया? रेजिस्टेंस। तो ये बताओ, अगर हम कहें कि V इक्वल्स टू आई आर तब तक ही काम करेगा जब तक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कांस्टेंट रहे, क्योंकि नाम ही क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस बढ़ाने या घटाने का एक तरीका है कि उसका डायमेंशन चेंज कर दो। लेकिन अब मान लो तुम घर के अंदर अपना एक बल्ब लगा लिए हो, तो कब क्या बल्ब का डायमेंशन चेंज करोगे? नहीं, तुम उसको कंट्रोल करना चाहोगे कि बल्ब जल रहा है, तो जब जलेगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। टेम्परेचर बढ़े लेकिन उसका रेजिस्टेंस ना बढ़े। क्लियर है ना? ऐसी सिचुएशन, या तो हम कहें कि अगर हमको रेजिस्टेंस नहीं बढ़ाना है तो मतलब हमको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो ये तभी वैलिड होता है जब आपका टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट। क्योंकि अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो क्या भाई साहब? रेजिस्टेंस बदल जाएगा, और फिर रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नहीं रह जाएगा, तो ओम्स लॉ काम नहीं करेगा। अरे बात समझेगा? तो कुछ बेसिक बेसिक बातें कि इसका सिंपल सा एक लिमिटेशन निकल गया। पहला, बैटरी 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 बैटरी। हाँ हाँ भाई, आ गई आवाज? सुनो सुनो सुनो, बच्चा 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 ध्यान दो। क्या? इट इज लिमिटेशन क्या? इट इज नॉट वैलिड एट, इट इज नॉट वैलिड एट वेरी हाई टेम्परेचर। क्योंकि जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या दिक्कत होगा? क्या रेजिस्टेंस वेरिएबल होने लग जाता है? यस सर। इसी वजह से जो हम बल्ब यूज करते हैं, जो 100 वाट वाले बल्ब यूज होते थे, उसमें नाइक्रोम या टंगस्टन लगाया जाता था, क्योंकि वो अलॉयज होते हैं। वो अलॉयज में टेम्परेचर बढ़ने के बाद भी हाई टेम्परेचर पर भी उनका रेजिस्टेंस चेंज नहीं। ठीक है, अभी आगे और देखने को मिलेगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर हमको कोई बोले कि V और I के बीच में ग्राफ ड्रॉ करो, किसके बीच में? V और I, तो क्या I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V? क्या स्ट्रेट लाइन बनेगा? अरे स्ट्रेट लाइन बनेगा। अच्छा, जब भी ग्राफ बनता है तो किसी भी ग्राफ में हमेशा दो बात इंपॉर्टेंट होती है, एक स्लोप और एक एरिया। एरिया की भी बात करेंगे आगे जब पावर पढ़ेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं स्लोप का। तो अगर हम स्लोप लिखें तो मान लीजिए टेन थीटा लिखेंगे, तो टेन थीटा क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा? तो ये V है और ये I है, तो क्या V बाई आई हो जाएगा? और V बाई आई R होता है कि 1/r? R। क्या हो गया? R। अब सोचिए, अब हम आपसे सवाल पूछें कि हमने कहा कि ये V है और ये क्या है? I है, ये A है, ये B है,
किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? थीटा ऑफ बी इज ग्रेटर देन थीटा ऑफ ए, देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ बी विल बी ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ ए। क्लियर है? लेकिन अगर सोचिए इसी पर हम एक बात कहें, क्या कहें, रुको, कि अगर हमने कहा कि ये हमारा I हो गया और ये हमारा V हो गया, तब भी ग्राफ क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन। यहां पर बनाएंगे थीटा, और अगर पॉइंट मार्क करेंगे तो ये लिखेंगे I और ये लिखेंगे V, तो tan थीटा बराबर क्या लिखेगा बोलिए? I बाई V ना, तो ये क्या हो जाएगा? 1/r। अब क्या? अब क्या स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। सेम यही ग्राफ होगा, यहां बना होगा I, यहां बना होगा V, और फिर यहां पर लिखा होगा A, यहां पर लिखा होगा B। ये है थीटा A और ये है थीटा B। तो थीटा A इज लेस देन थीटा B, देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ A विल बी ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ B। क्लियर है क्या? अच्छा, कई बार आपसे सवाल पूछेगा कि ये आपके पास I है, ये आपके पास V है, ये दो इक्विपमेंट्स हैं, एक का टेम्परेचर T1 है और एक का टेम्परेचर T2, तो किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा? जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा। क्लियर है ना? जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा। तो क्या लिखोगे भैया? T1 इज ग्रेटर देन T2। अब बहुत ध्यान से, ये ऐसी सिली मिस्टेक्स होती है जहां हम भर भर के गलती करते हैं, ठीक है ना? तो IV और VI पढ़ने में के फ्लो में VI आसानी से जाता है ना? तो VI पढ़ने में सीधा लगता है, तो उसमें सब सीधा चलता है। याद रखिएगा, हमेशा y टू x ग्राफ पढ़ा जाता है। कैसे? y टू x, ठीक है ना? IV पढ़ने में जोर लग रहा है, तुम्हें सब उल्टा चलेगा। अरे क्लियर है ना? ये बात जरूर ध्यान से देखना कि जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, जब ग्राफ कैसा होगा? आई वे। अगर यही तुम्हारे पास VI होता, यहां V होता और यहां क्या होता? I, तो क्या होता बच्चा? ये T1, ये अपने पास क्या हो जाता? T1, और ये T2, तो क्या लिखते? क्योंकि यहां पर थीटा, ये A1 है और ये 2 है, तो थीटा 1 ये हो गया थीटा 1, और ये क्या हो गया? थीटा 2। तो थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2, तो रेजिस्टेंस ऑफ 1 विल बी लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ 2, तो टेम्परेचर ऑफ 1 विल बी लेस देन टेम्परेचर ऑफ 2। ये बात बहुत अच्छे से पकड़े रहना, इस पर सवाल बहुत गलत होते हैं, ठीक है ना? जल्दीबाजी में गलती होती है। हमको आती हुई चीज गलत हो जाए तो इससे बड़ा पाप नीट एग्जाम में कुछ नहीं, ठीक है ना? और एक और बात ऐसा करना कि अभी तो कहाँ घूमत हो दादा? मेरा खाना आया हुआ है। अच्छा, मैं फोन नहीं उठा रहा हूँ, फोन है ही नहीं, फोन गाड़ी में है भाई। हो भाई, थैंक यू यार। कैसे खाना खत्म होगा यार, हम तो बर्गर खा लिए हैं। पहले क्लास तो खत्म करो। चलो चलो चलो, हाँ हाँ हाँ, पहले क्लास। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। सुनो 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 सुनो, ये सुनो, ये बताओ, क्या ये बात पूरी पूरी समझ आई? कोई दिक्कत इसमें नहीं? ओम्स लॉ में कोई समस्या? क्या लिमिटेशन नंबर 1 समझ आ गई? क्या थी लिमिटेशन? टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अगर सुनो भैया, बस, ये जो पूरा प्रोसेस है, पूरा ओम्स लॉ तभी काम करेगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट। क्यों नहीं काम करेगा हायर टेम्परेचर पर? टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा, वेरी करेगा, तो क्या रेजिस्टेंस भी चेंज होगा? और चेंज हो गया रेजिस्टेंस, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा, नहीं रहे। सिंपल सी बात है, बहुत साधारण। अब सुनिए, अच्छा, अब तो इतना आप पढ़ चुके हैं तो थोड़ी थोड़ी बातें आपको याद भी होंगी कि लिमिटेशन नंबर 2 की बात करें। हाँ बच्चा, ये वाला लास्ट वाला। हाँ देखो, ये V है और ये क्या है? I है। सुनना, यहां ध्यान से देखो, जब V और I था तो परपेंडिकुलर क्या था? V, और बेस क्या था? I। तो V अपॉन I क्या हुआ? R। तो ये स्लोप हो गया और ये R हो गया। तो स्लोप क्या है?
स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर के है, तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। जब कैसा ग्राफ होगा, वी आई। जब आई वी लिखोगे तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, आई, और बेस क्या हो गया, वी, तो आई बाई वी 1/r, तो स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अरे क्लियर है ना? तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। अरे क्लियर है ना? जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसका टेम्परेचर भी कम होगा। स्लोप किसका ज्यादा है, बी का, तो क्या बी का रेजिस्टेंस कम है और ए का ज्यादा है? क्या ए का टेम्परेचर भी ज्यादा है? अरे भाई देखो ना, ये आई है और ये क्या है, वी। यहाँ T1 और यहाँ क्या लिखा, T2। IV पढ़ने में उल्टा लगता है, तो इसमें स्लोप के उल्टा चलेगा। तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका टेम्परेचर कम। देखो T1 का स्लोप कम है ना, तो T1 का टेम्परेचर ज्यादा है और T2 का टेम्परेचर कम है। अब यहाँ पे हम क्या लिख दिए, यहाँ क्या लिखा था, IV, यहाँ क्या हो गया, VI। तो VI में क्या हो गया, जिसका स्लोप ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। लिमिटेशन नंबर 2, सेमीकंडक्टर का नाम सुने हैं, पढ़े हैं भाई पूरा? क्या पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बाइस रिवर्स बाइस याद है? तो जब हम फॉरवर्ड बाइस की बात करते हैं तो जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसे चलता है ना, ऐसे चलता है ना, वी आई का, ये वी, ये अपने पास आई, ये अपने पास वी। अरे क्लियर है ना? कैसे ग्राफ चलता है? क्या ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है? एक लिमिट के बाद करेगा ना, वो भी पूरी तरह से नहीं करता है, ठीक है ना? तो यहां पर हम क्या बोले कि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर, क्या ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है? अरे पैराबोलिक टाइप जा रहा है ना, थोड़ा सा कर्व है इसमें, अगर कर्व है तो ये कैसा होगा, क्या इसमें ओम्स लॉ वैलिड होगा? ओम्स लॉ वैलिड होगा नहीं। तो लिमिटेशन नंबर 2 है कि इट इज नॉट वैलिड फॉर, इट इज नॉट वैलिड फॉर दो तरह के कंडक्टर्स और होते हैं, एक का नाम होता है सेमीकंडक्टर और दूसरे का नाम होता है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर्स वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को आयोनाइज्ड गैसेस के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है। आ जाओ बच्चा बैठ। अरे बात समझे कि नहीं? और सुपर कंडक्टर्स की हमको जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ रहा है ना, वैसे ही टेम्परेचर जब एक क्रिटिकल वैल्यू के नीचे चला जाता है तब भी रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। जैसे जिन एरियाज में ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है वहां पर आप कंडक्टर के थ्रू, जहां -30 -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, वहां आप कंडक्टर्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी दौड़ा नहीं सकते, तो वहां सुपर कंडक्टर्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी दौड़ाई जाती है। ठीक है ना? अब सुनना, अब दूसरी बात, ये तो दो लिमिटेशन हो गई इनकी। अब इसके बाद ये बताओ, क्या रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है कि नहीं? है ना, है ना? ये इतनी बात थी ओम्स लॉ की, ये धीरे धीरे और आगे बहुत काम आएगा। V इक्वल्स टू आई आर का फॉर्मूला आगे बहुत चलेगा। अगर हम बात करें डायमेंशन डिपेंडेंसी की, किसकी? डायमेंशन डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या पढ़े? R इक्वल्स टू क्या हो गया है, रो L बाई ए। क्या L और A डायमेंशन को प्रेजेंट कर रहे हैं? और रो किसको? रेजिस्टेंस को ना, रेजिस्टिविटी को ना। तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि नहीं? मान लो अगर हम तुमसे कहें कि तुम्हारे पास एक वायर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और लेंथ कितना है, L है, और तुम इसको इधर से फोर्स लगाए, इधर से फोर्स लगाए और खींचे, और खींच के इसके लेंथ को n टाइम्स बड़ा कर दिया, तो लेंथ हो गया n इंटू L। तो क्या वायर पतला हो जाएगा? क्योंकि वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा। तो एरिया क्या घट जाता है? एरिया हो जाता है A बाई N। ये हमारे पास इनिशियल सिचुएशन है और ये हमारी फाइनल सिचुएशन। तो अगर हम R इनिशियल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, रो L बाई ए। R फाइनल लिखोगे तो रो L की जगह क्या हो जाएगा, NL, और A की जगह A बाई N। क्या N ऊपर चला जाएगा? तो क्या ये अपने पास N स्क्वायर रो L बाई ए हो जाएगा? मतलब N स्क्वायर क्या R इनिशियल के हो जाएगा? मतलब जो फाइनल रेजिस्टेंस होगा वो N स्क्वायर टाइम्स होगा क्या, R इनिशियल के। ठीक है ना? लेकिन ये हमने खींच के बड़ा किया हुआ है, बात समझे ना?
सवाल जब पूछेगा तो इस बात को जरूर ध्यान देना कि द वायर इज स्ट्रेच्ड और नॉट। कई बार सवाल कहेगा द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड, इतनी बात बोलेगा, लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड। उसने ये नहीं कहा द वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। दोनों शब्दों में अंतर पता चल रहा है, दोनों स्टेटमेंट्स में। एक में बस हम क्या डबल किए हैं, लेंथ, और एक में जब हम खींच के डबल किए हैं तो क्या एरिया आधा होगा, होगा ना। बहुत ध्यान देना, भर के गलती होता है जब हम अंग्रेजी पढ़ने जाते हैं। हाँ, डबल में एरिया वही रहेगा, ठीक है ना। तो पहले डायमेंशन डिपेंडेंसी में कंडीशन नंबर 1 हम क्या पढ़ लिए, पहला बाई STRETCHING स्ट्रेचिंग अ वायर। अरे बूझे कि नहीं भैया, बाई स्ट्रेचिंग अ वायर। इफ, अगली कंडीशन, इफ लेंथ is increased to n times। लेंथ को हम क्या कर दिए, बढ़ाकर कितना कर दिए, n। हमने कहा हम खींच के बड़ा किए, कहीं स्ट्रेच वर्ड यूज किया नहीं। तुमको जरूर यूज करा हुआ मिलेगा वर्ड की द वायर इज स्ट्रेच्ड। अब उसी में कभी स्लोली स्ट्रेच बोलेगा, वैसे जनरली जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं तो वो स्लो ही होनी चाहिए, क्योंकि बहुत इंस्टेंट स्ट्रेचिंग करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। अरे क्लियर है ना। तो जब हम बात करते हैं द लेंथ इज इंक्रीज टू n टाइम्स, मतलब l जो हो गया है फाइनल, वो कितना हो गया है, n इंटू एल। एरिया फाइनल क्या a ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो r फाइनल विल बी इक्वल टू रो l फाइनल बाई a फाइनल। तो तुम लिखोगे रो n l बाई a, दैट इज n टाइम्स रो इनिशियल। ये दो बातें बहुत ध्यान देना, बहुत गलती होती है, हद गलती करते हैं। क्लियर है ना, बात समझे। अब मैं तुमसे बार बार यही सवाल पूछूंगी, द वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, तो उसका फाइनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्ट्रेच्ड टू डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, फाइनल लेंथ 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा ना। अगर हम कहें इफ अ वायर इज डबल्ड टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, डबल हो जाएगा ना। एक और सवाल आता है इसमें, फोल्डिंग ऑफ वायर, सुनना क्या भैया, फोल्डिंग ऑफ वायर, ठीक है ना। इफ वायर इज फोल्ड टू n टाइम्स, फोल्ड करने का मतलब समझ रहे हो ना, पहले एक वायर था उसको हमने एक बार फोल्ड किया, क्लियर है ना। 1 फोल्ड में लेंथ उसकी कितनी हो गई, आधी। लेंथ कितनी हो गई, 10 फोल्ड में 1/10 की 1/11। सोचो, फोल्डिंग के बारे में सोचो, सोचो सोचो। एक फोल्ड पे 1/2, 1/2। 2 फोल्ड पे एक फोल्ड 2 फोल्ड 1/3 ना। अरे हुआ ना, बहुत गलती होता है ये, समझे ना। 3 फोल्ड पे, 3 फोल्ड कभी ऐसे मत समझना कि पहले पूरा फोल्ड किया फिर पूरा फोल्ड किया, नहीं। इसका मतलब है कि तुम ऐसे 3 बार फोल्ड किए हो, जैसे देखो, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। ये वायर है ना, वायर है ना, एक फोल्ड पे लेंथ कितना हो गया, 1/2। क्लियर है ना। 2 फोल्ड का बिल्कुल ये मतलब नहीं कि यहां से मोड़ दिए, 2 फोल्ड का मतलब ये है कि इसको 3 हिस्से में तोड़े हो और 1/3 पार्ट हो जाएगा, एक हिस्सा फिर दूसरा हिस्सा। मतलब अपन थोड़ा गड़बड़ फोल्ड किए, अब ऐसे समझ जाओ, मिड पॉइंट से पकड़ के फोल्ड कर दिया। तो अब लेंथ कितनी हो गई, l/3। 2 फोल्ड पे कितना हुआ, l/3, समझे ना। तो ऐसे ही जब n टाइम्स फोल्ड करोगे, सोचो, तो लेंथ कितनी हो गई, हाँ। तो जो फाइनल लेंथ होगी क्या वो l/n+1 हो जाएगी। जो फाइनल एरिया होगा क्या, बोलो बोलो बोलो, क्या n+1 टाइम्स a हो जाएगा। अरे क्लियर है ना। एक फोल्ड पे क्या एरिया डबल हो गया, 2 फोल्ड पे 3 गुना हो गया, 4 फोल्ड पे 5 गुना, 4 फोल्ड पे 5 गुना, 10 फोल्ड पे 11 गुना। अरे क्लियर है ना। तो क्या जितने फोल्ड्स बढ़ाते जाओगे रेजिस्टेंस घटता जाएगा, क्योंकि वायर थिक होता जाएगा। तो फाइनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर फाइनल इक्वल्स टू, बोलो बोलो बोलो, आर फाइनल इक्वल्स टू 1/n+1 का
होल स्क्वायर इंटू आर इनिशियल। अरे बोलो, हम पूरा सॉल्व करके बताएं क्या? आर फाइनल बराबर रो, एल की जगह क्या लिखोगे? एल अपॉन एन प्लस वन, और एरिया की जगह क्या लिखोगे? एन प्लस वन इंटू ए। तो रो अपॉन एन प्लस वन का स्क्वायर इंटू ए। क्या ये फाइनल रेजिस्टेंस हो गया? और यहां एल, तो आर फाइनल विल बी इक्विवेलेंट टू, आर फाइनल विल बी इक्विवेलेंट टू किसके? वन अपॉन एन प्लस वन का स्क्वायर इंटू आर इनिशियल। क्लियर है ना? ये बेसिक सिनेरियो है फोल्डिंग का। अब हम तुमको ये सवाल नहीं कराने बैठेंगे कि 4 फोल्ड कर दिए तो फाइनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। कराएं क्या? लिख लोगे ना, एन की जगह 4, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। क्लियर है ना? हाँ। तो सवाल में 3 बातें ध्यान देनी है। पहली बात कि जब स्टेटमेंट बोला है तो ये ध्यान देना है कि वायर इज स्ट्रेच्ड और नॉट। अगर स्ट्रेच नहीं किया गया है मतलब खाली लेंथ बढ़ा है। क्लियर है ना? अगर स्ट्रेच करके बढ़ाए हैं तो लेंथ बढ़ा है तो एरिया घटा है। और फोल्डिंग में जितना फोल्ड करोगे उससे एक ज्यादा एरिया बढ़ेगा और लेंथ घटेगा। 4 फोल्ड पे एरिया 5 गुना हो जाएगा और लेंथ 1/5 हो जाएगी। क्लियर है क्या? यही छोटी छोटी गलतियां हैं जहां हमसे थोड़ा हमको अवेयर रहना है, थोड़ा हमको ध्यान में रख के पढ़ाई करना है। अरे बात समझे? चलिए लिखिए इसको, फट से पेन चलाइए। और भाई साहब, आप लोग की टेस्ट सीरीज प्लान हो गई है और मतलब थोड़ा हम लोग के लिए मेहनत का काम बढ़ा है, बट ठीक है, करेंगे। हाँ, संडे संडेज में होंगे, संडे संडे में ही होंगे इनिशियली टेस्ट। उसके बाद फिर वो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। एक हफ्ते में 2 टेस्ट, फिर एक हफ्ते में 3 टेस्ट, ये फ्रीक्वेंसी रहेगी। ठीक है ना? हाँ, कोशिश पूरी है कि सॉल्यूशन वीडियो भी आए। अगर वीडियो सॉल्यूशन नहीं भी आया, हाँ, मैं दे दूंगा यार, खत्म बात, चिल मारो। हाँ, खाली फिजिक्स का, फिजिक्स थोड़ा केमिस्ट्री में फिजिकल का जरूरत लगेगा। फिजिक्स तो हम दे देंगे, चलो निश्चिंत रहो, कोई बात। कम भी हो रहा है मेरा थोड़ा, कर लेंगे यार। कम मेहनत कर रहा हूँ यार, 9 घंटा रोज पढ़ा रहा हूँ यार, अब इससे ज्यादा क्या मेहनत पड़ेगी यार। भाई बतियाओ कम, जल्दी जल्दी लिखो। कल मेरा पहला क्लास है, यस, कल फिजिक्स का पहला क्लास है। हाँ, क्योंकि अब उसके बाद नेक्स्ट वीक से जो स्केड्यूल आएगा उसमें पहला ही क्लास रहेगा। 8 बजे वाला ना? हाँ, 8 से 2, 1:30 नहीं, 2, 2, 2, 8 से 2, 8 से 2, 8 से 2, हाँ होने वाला है। हाँ, क्या चीज? कहा है? कोई बात नहीं, मैं अभी 8 बजे से पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, 8 बजे से पढ़ाऊंगा। अरे अब सुधांशु सर जिम्मेदारी नहीं है ना मेरी, अब वो आते नहीं है तो मैं टाइम से आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैक्स टू मैक्स 8-10 तक मैं क्लास में एंटर कर जाऊं, और सबसे लेट वही आएगा। अब तुम लेट हुए तो मुर्गा बनाएंगे तुमको, जान लेना फिर। अच्छा लिखो लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, सिलेबस खींचना है थोड़ा। क्या चीज? वोल्टेज तो बैटरी का सोर्स है ना बच्चा। सोच के अच्छा लग रहा है कि 3 दिन रिलैक्स, छुट्टी में जा रहा हूं मैं। अब पीछे नहीं कर पाएंगे, अब जल्दी लिखो, खाजा ले आएंगे तुम लोगों के लिए, चलो। हाँ, खाजा ही है। चलो 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 चलो, चलो। अंगूठी मांग रही है। ये मेरा बर्थडे गिफ्ट था, कल दिख गया तो मैंने पहन लिया। मेरे ही पैसे हैं। हाँ क्या? हाँ, 10 एक्स्ट्रा लग गया था इसमें।
है? भावनाएं इंपॉर्टेंट है ना, पैसा थोड़ी देखा जाता है यार। रिवीजन कराएंगे यार, पढ़ाएंगे। अब जाना भी हुआ तो पूरा मार्च, लगभग पूरा मार्च तो रहेंगे ही। अप्रैल का तो 100% श्योर नहीं है, बट एग्जाम के टाइम पर रहेंगे। लास्ट के 7 दिन रहेंगे, भले ही गेस्ट हाउस में रहना पड़े। हाँ, कोशिश पूरी कर रहे। हमारा खुद जाने का मन नहीं है अभी, लेकिन नहीं, सही में अभी नहीं मन है। हाँ, मेहनत का फल लेके जाएंगे यार, और क्या यार, ऐसे थोड़ी जाएंगे यार। बस उम्मीद उम्मीद में है कि एक आध 180 में 180 आ जाए, 2-3 तो मजा आ जाए बस। फिर तो बवाल। इतना रील पे पैसा खर्च करेंगे ना, इतना रील पे पैसा खर्च करेंगे, पूरा भारत देखेगा। ए भाई, हो गया हो? जल्दी कर भाई, इतना धीरे धीरे क्यों लिख रहे हो यार तुम लोग? जल्दी करो, आज आर इक्विवेलेंट पढ़ा खत्म करना है हमको। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। 11th का? अरे हम आधा 11th एक बार में कराएंगे, आधा आधा फिर आधा 11th एक बार में। 4 वन शॉट लगाएंगे, चिंता मत करो, क्लास में करवाएंगे यही, निश्चिंत रहो। बस थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो, ताकि सिलेबस 28 से एक दिन एक्स्ट्रा ना जाए। 1 मार्च नहीं होना चाहिए, 28 को खत्म हो जाए बस। डेड हो जाएगा। एमडी सर जब फ्री होंगे ना, एमडी सर खाली होने वाले हैं ना, वो बोल तो रहे थे कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में वो खत्म हो जाएगा उनका, तो उनकी क्लास में ले लूंगा। तरुण सर तो पढ़ा ही रहे हैं अपना यार पूरा हफ्ता, तरुण सर नहीं लेंगे, तरुण सर नहीं लेंगे। 3 क्लास भी अगर मिल गया ना उनका, 3 ले लें तरुण सर, 3 भी मिल गया तो सिलेबस खत्म हो जाएगा। मतलब अभी मैं यहां से गिनती कर रहा था तो 32 क्लासेस का काउंटिंग आ रहा है टोटल, 32 क्लासेस, और 28 क्लासेस अवेलेबल हैं। संडे लगाएंगे, संडे लगाएंगे, 1-2 बढ़ा लेंगे यार, खत्म कर लेंगे यार, टाइमली खत्म करेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। बस सवाल बनाते रहना, मॉड्यूल बनाते रहना तुम लोग, और ज्यादा नहीं, बस रूटीन में डाल लो कि 15-20 सवाल रोज बनाने हैं। जो चैप्टर चल रहा है उसका 15 सवाल 16 सवाल, 15 सवाल 16 सवाल बनाने ही बनाने। नोट्स एक आध दिन थोड़ा रह जाए, रह जाने दो, लेकिन 15 सवाल का टारगेट रख के पढ़ो। चले आगे बढ़े। नैनो की मत मानी, और इससे कभी 3 सवाल, कभी 2 सवाल, 4 भी आ जाता है, मेहरबानी है। और 3 सवाल आ ही जाएगा। हाँ, आसान चैप्टर है। नहीं, इससे बोलिए आसान लग रहा है उसको। ना मैं सही सोच रहा हूँ ना? हाँ, वही। आसान नहीं, मन ही मन में समझ नहीं आ रहा है कुछ। इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं यार, टिपिकल। थोड़ा सा बस केवल मतलब तुमको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा सवालों के साथ, कैपेसिटेंस में, और सब आसान है। फिर मैग्नेटिज्म बहुत आसान हो जाएगा, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, बहुत आसान है। नेक्स्ट स्लाइड, लिखो, जल्दी लिखो। कितना धीरे धीरे लिखते हो यार तुम लोग। करेगा बैक करेगा? 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। दस सेकेंड और। हो गया? चल, बढ़िया। चल, 1 मिनट।
टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी 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 जल्दी, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, जल्दी लिखो। तो बतियाने ज्यादा, लिखने पे ध्यान दे बच्चा, 1 मिनट में हो जाएगा, 20 सेकंड तो बतियाने में चला जा रहा है। कॉलेज में क्या होगा तुम लोग का, क्या बच्चा? हाँ, केवल इंक्रीज किया, मतलब लेंथ बढ़ा दिए हैं, खींच के नहीं बढ़ाए हैं। नहीं, हम खाली लेंथ बढ़ाए ना बाबू। हम क्या, जैसे ये वायर था एल लेंथ का, हम इसका लेंथ डबल कर दिए, मतलब एक और वायर जोड़ दिए। इंक्रीज करने का बस यही मतलब है। हाँ, एरिया में कैसे चेंज होगा? एक वायर था एल लेंथ का, फिर वही सेम वायर और एल लेंथ का लगा दिए, जोड़ दिए, सीधा जोड़ दिए ना। मतलब अगर ये एल लेंथ का वायर है भाई, इसमें एल लेंथ और जोड़ दिए तो 2L हो गया ना, बस खत्म। मेला जाएंगे 25 तारीख को गोरखपुर वाले में, 25 को ही, और क्या, गोरख में 24 को शादी है, 25 को जाएंगे, दिन भर खाली रहेंगे, फिर 26 को शादी है। झूला झूल 50 रुपया लगता है यार वहां पे। हाँ, वहीं से लाई। हाँ ठीक, चलो 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 चलो, चले आगे बढ़े। हो गया भाई, देखो सुनो, ये देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी में रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है कॉपर के लिए। किसके लिए? इनिशियली जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो रेजिस्टिविटी लीनियरली बढ़ती है और फिर उसके बाद आगे बदल जाती है, ठीक है ना, आगे जाके कर्व बन जाता है। ये जो है ये नाइक्रोम का है, ये नाइक्रोम का अलॉय है। अगर आप यहां ध्यान से देखोगे तो टेम्परेचर आप 200 से कहां तक लेकर गए हो, 800 पे, और आपकी रेजिस्टिविटी बहुत थोड़ी सी बढ़ी है। इतना ही तो चेंज हुआ है, इतना माइनर चेंज कंसीडरेबल होता है जब हम किसी इक्विपमेंट को मैकेनिकली यूज कर रहे हैं अपने सामने, ठीक है ना। तो इसी वजह से जो हीटिंग एलिमेंट्स जितने होते हैं वो सब किसके बनाए जाते हैं? नाइक्रोम के, ताकि टेम्परेचर बढ़े भी तो रेजिस्टेंस में बहुत चेंज ना हो, ठीक। और ये है अपने पास सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में जो करंट फ्लो करता है, क्या थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर की वजह से करता है? नाम सुने हो? तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उसमें उतने ज्यादा नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बनेंगे उसमें करंट उतनी आसानी से जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी घटेगी। ये 3 ग्राफ, ठीक है ना। और देखो, अब जैसे ये सवाल है, कह रहा है इफ रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, ये कराए थे क्या? नहीं कराए थे यार, ये तो कराए थे भाई, कराए थे भाई। रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इतना दे रखा है और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये दे रखा है। मोबिलिटी पूछा है भाई, निकलवाए थे यार कल मोबिलिटी। अच्छा करवाए नहीं थे, बोले थे कर लेना। तो मोबिलिटी भाई देखो क्या दे रखा है तुमको, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना दे रखा है? 8.5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब दे रखा है ना। नहीं नहीं, ये वाला सवाल नहीं है, इसमें तो मोबिलिटी निकल जाएगा सिंपल यार, मोबिलिटी तो निकल जाएगा। अच्छा नहीं कराए थे, सुनो ये बताओ, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या? एन ई इंटू म्यू पढ़े हो? अरे म्यू पढ़े हो? और भाई अगर अपने को रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लिखना हो तो क्या लिखोगे? म्यू लिखोगे। तुमको क्या निकालना है? म्यू किसके बराबर? 1/Ne इंटू रो। क्या एन पता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम पता है बच्चा? और तुमको क्या पता है? क्या रो पता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जानते हो? वैल्यू रख के कैलकुलेट कर लोगे? मैं करूं या कर लोगे? सवाल समझ आ रहा है? अगला आसान पार्ट यहां देखो। अच्छा अभी ये पढ़े नहीं, ये पढ़े नहीं, यहां ध्यान दो। ओम्स लॉ का 2 ग्राफ, कौन सा किसके लिए वैलिड नहीं होता? ये वही लिमिटेशन नंबर 2 है। लिमिटेशन नंबर 2 देखे हो क्या भाई? सेमीकंडक्टर्स में फॉरवर्ड बाइसिंग रिवर्स बाइसिंग वाली सिचुएशन में ओम्स लॉ काम नहीं करता है।
और यही एक तरह का गैलियम आर्सेनाइड भी एक तरह का सेमीकंडक्टर ही है जिसके एलईडीज बनाए जाते हैं, उनमें भी ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता, ठीक है ना। बट एक रीजन तक ओम्स लॉ काम करता है, क्लियर है। उसी रीजन में हम अपने एलईडीज को यूज करते हैं। जितनी एलईडीज बनती हैं ये इसी रीजन में यूज होती हैं, तभी हम इसका पावर आउटपुट निकाल पाते हैं। जैसे आप 10 वाट 15 वाट 20 वाट की एलईडी चला रहे हैं ना, तो कैसे चला रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है? लाइट एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है? लाइट एनर्जी में। किस रेट से कन्वर्ट कर रहा है वही तो आपके मीटर पे रीड किया जाता है। मीटर लगा होता है ना घर के बाहर, उस मीटर पे यही लोड तो आ रहा है। तो ये वही रीजन होता है जहां पर क्या ओम्स लॉ वैलिड होता है, क्लियर है ना। इसके बाद वोल्टेज बढ़ाओगे, करंट बढ़ेगी, ओम्स लॉ काम नहीं करेगा। अरे क्लियर है भाई, चले आगे बढ़ा जाए। चलो और देखो, अब सुनो, अब इसके बाद अगली बात आई ना, डिपेंडेंसी ऑफ डायमेंशन पढ़ लिए। डिपेंडेंसी ऑफ डायमेंशन पढ़ लिए, स्ट्रेचिंग कर दिया और क्या केवल इंक्रीज बढ़ा दिया, केवल लेंथ इंक्रीज कर दिया या केवल फोल्डिंग कर दी, ठीक है ना। अगला हिस्सा है डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर। बहुत सिंपल होता है। थर्मल एक्सपेंशन याद है तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा? एकदम सेम वैसा ही है। अगर डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर की बात करें तो मान लो हमने कहा कि ये एक वायर है, इसका लेंथ L है और T नॉट टेम्परेचर पर इसका रेजिस्टेंस कितना है? R नॉट। कितना है? R नॉट, ठीक ना। अब आप कर क्या रहे हो, इसका टेम्परेचर T नॉट से बढ़ाकर T कर रहे हो, तो रेजिस्टेंस R नॉट से बढ़कर R हो जाएगा। अरे क्लियर? टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर कितना है? T नॉट, और रेजिस्टेंस कितना है T नॉट पे? R नॉट। कितना है? R नॉट, ठीक है ना। तो कहा यह गया कि जब टेम्परेचर बढ़ाने से जो रेजिस्टेंस में चेंज हो रहा है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा dt के, कि कितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस है। और दूसरी बात कि ये dr जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है। अगर दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो dr बराबर अल्फा r नॉट dt हो जाता है। क्लियर है ना? अल्फा नॉट क्या है? अल्फा क्या है? अल्फा को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जो भी इलेक्ट्रिकल थर्मल रेजिस्टेंस कोफिशिएंट। ठीक है बच्चा। तो dr में अगर देखो इसमें दो चीजें होती हैं, एक अल्फा या तो कांस्टेंट हो या तो अल्फा वेरिएबल हो। जब अल्फा कांस्टेंट होगा तो dr को लिखोगे क्या? r माइनस आर नॉट, और अल्फा आर नॉट dt को क्या लिखोगे? t माइनस टी नॉट। अगर आर नॉट को मैं इधर लेके जाऊं तो r बराबर हो जाएगा आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। क्लियर है क्या? अरे बोलो, मोटा मोटा हिसाब समझ आ रहा है? क्लियर है क्या? कोई दिक्कत क्या? वैसे पुराने वाला फॉर्मूला है। टेम्परेचर डिफरेंस चाहे केल्विन में दिया हो चाहे डिग्री सेल्सियस में दिया हो, कोई फर्क पड़ता नहीं। सेम एज अगर रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है तो क्या ऐसे रेजिस्टिविटी भी वेरी करेगी? 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी। ठीक है, समझ गए? पक्का जी? अच्छा, दूसरी कहानी इसी में होती है कि अगर हम आपसे कहें कि आपका अल्फा जो है वो कैसा है? वेरिएबल हो गया, मतलब अल्फा जो है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर हो गया। अल्फा क्या हो गया? फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो आप यही सिंपल डी आर बराबर आर नॉट, अल्फा की जगह क्या लिख लेंगे? एफ टी डी टी। अरे लिख देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा आर माइनस आर नॉट, और ये आर नॉट इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी। क्लियर है क्या? तो अभी इसका एग्जाम्पल तो आपको आगे देखने को मिलेगा ही। वेरिएबल वाले का मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल दूं तो मैं सिंपल ये कह सकता हूं कि अल्फा बराबर मुझे लिखा हुआ है क्या? 3t²। क्या लिखा हुआ है? 3t²। जनरली नंबर नहीं लिखते हैं, यहां लिख देंगे ct²। क्या लिख देंगे? ct²। तो कहेंगे अगर हम टेम्परेचर T0 से 2T0 बढ़ा दिए तो बताइए कि फाइनल रेजिस्टेंस कितना होगा अगर इनिशियल रेजिस्टेंस R0 था। इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था? R0। तो फाइनल रेजिस्टेंस क्या होगा? तो आप फॉर्मूला क्या जानते हैं? dr बराबर अल्फा R0 dt। यही तो जानते हैं।
अब यहां डी आर को कहां से कहां तक, आर नॉट से लेकर आर तक, तो यहां हो गया आपके पास आर माइनस आर नॉट, और यहां आर नॉट कांस्टेंट था, अल्फा डी टी, अल्फा क्या है सी टी स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सी टी क्यूब बाई 3, कहां से कहां तक, अरे टी नॉट से कहां तक, टू टी नॉट तक, टी नॉट से टू टी, इससे कठिन कुछ आ ही नहीं सकता भाई, टफेस्ट सवाल है ये। तो क्या लिखोगे, आर माइनस आर नॉट, और यहां क्या आर नॉट सीक बाई 3 को बाहर कर लिया, तो और टी क्यूब को टी नॉट क्यूब को भी बाहर कर लिया, और यहां क्या, बोलो 2 दूना 4 दूना 8, 8 में से एक जाएगा तो क्या हो जाएगा 7, तो हमारे पास आर बराबर मिलेगा, आर नॉट कॉमन कर लें, 1 प्लस कितना, 8 में से एक गया 7, 7/3 सी टी नॉट क्यूब, ये हमारा फाइनल रेजिस्टेंस हो जाएगा, समझ गए। चलो नोट करो इसको जल्दी, लिखो, थोड़ा सा जगह छोड़ देना ग्राफ बनाने के लिए, दोनों ग्राफ ड्रॉ कर लेना, मतलब वैसे तो ये वाले ग्राफ तो कभी पूछे नहीं जाते, ये तीनों ग्राफ तुमको बाई हार्ट याद रहने चाहिए, क्लियर है ना, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर ग्राफ सबका क्लियर रहना चाहिए बस, तो ये कर लो, लिखो 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 जल्दी लिखो, हो गया, एग्जाम्पल भी डाल देना बोला, नहीं हुआ क्या, थोड़ा जल्दी लिखो भाई, डन, कितना छींक रहे हो भाई, जुकाम काम हो गया क्या, हाँ हाँ, ऑक्सीजन कम मिल रहा है, रेबीज हो गया,
उसमें भौंकता है आदमी। चलो 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 चलो, फटाफट 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 खत्म करो। क्या हाल है? जीवन बढ़िया चल रहा है? हैं? 2 महीना और नहीं? ठीक है। नहीं, तीसरा वाला तो पता नहीं चलेगा। अप्रैल वाला तो पता नहीं चलेगा कब गया। चलो ये सवाल देखो, ये सवाल। हाँ बच्चा। हाँ। क्या चीज? ग्राफ दिखाएं? अच्छा। कौन सा वाला? ये वाला? ये वाला? हाँ बताओ। बताएं। देखो होता क्या है, सुन लो भाई। कंडक्टर्स का जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो कंडक्टर्स का जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टिविटी होता है, रो बराबर क्या पढ़े? रो नॉट 1 + अल्फा टी माइनस टी नॉट पढ़े हो? यही तो पढ़े हो। अब देखो, रो नॉट कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है? टी। टी वेरिएबल है ना, तो रो क्या टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? जब तुम्हारा टेम्परेचर 0 था तो कुछ थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस रहा होगा, उसके बाद क्या रो तुम्हारा टेम्परेचर के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है? कर रहा है ना? तो अगर लीनियरली वेरी कर रहा है तो क्या ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा? तो अगवा जाके मुड़ कहां जा रहा है? क्योंकि जब टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है तो अल्फा भी वेरिएबल हो जाता है। समझे कि नहीं? अल्फा क्या है? एक कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस कांस्टेंट है ना। बात समझ रहे हो? अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो हमारा अल्फा भी वेरिएबल हो जाएगा, तो रो जो होगा वो अल्फा और टी दोनों पे डिपेंडेंसी दिखाएगा, तो कर्व थोड़ा सा मुड़ जाता है आगे जाके। ठीक है ना? ये जो ग्राफ है, आपको जो एग्जाम में ग्राफ मिलेगा, अगर आपसे कहेगा कि ग्राफ पहचानो, तो जो सीधी वाली लाइन होगी वही सही होगा। ठीक है? ऐसी लाइन आपको नहीं मिलेगी कि एक ज्यादा टेढ़ी है और एक कम टेढ़ी है और एक सीधी है। ये तीन ऑप्शंस आपको एक साथ कभी नहीं मिलेंगे। क्लियर है? क्यों? क्योंकि जब हम नाइक्रोम को यूज करते हैं तो हम इस तरह से इसको यूज करते हैं कि टेम्परेचर बढ़े फिर भी रेजिस्टिविटी में कोई चेंज ना हो। क्लियर है ना? इसी वजह से हम अलॉयज बनाते हैं। क्लियर है? बात समझे? तो अदरवाइज इसका जब भी कंपैरिजन वाला ग्राफ आएगा, या तो आपको इन दोनों में कंपेयर करने के लिए कह देगा कि बताओ कौन कंडक्टर है और कौन कौन इंसुलेटर नहीं दिखा रहा, अलॉय है। अलॉय, सेमीकंडक्टर नहीं, अलॉय। अलॉय इसी वजह से बनाया जाता है ताकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ किसमें कोई चेंज ना हो, रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी में कोई चेंज ना हो। तो ग्राफ सीधा या कम स्लोप का, कम स्लोप का लीनियरली इतना कम स्लोप होता है कि इसमें जो चेंज होता है उस चेंज को कंसिडर नहीं करते हैं। यहां रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर्स में जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर बढ़ जाएंगे, तो करंट आसानी से जाएगी, तो रेजिस्टिविटी घट जाएगी। क्लियर है? तो यहां रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्लियर है ना सेमीकंडक्टर्स? और बताओ, कोई डाउट, कोई परेशानी? हाँ। कंडक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता, सुपर कंडक्टर भी नहीं एग्जिस्ट करता यार। 0 केल्विन अचीवेबल टेम्परेचर ही नहीं है एक तरीके से। अगर एब्सोल्यूट 0 पे आप चले जाएंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम सुने हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम सुने हैं ना? तो एब्सोल्यूट 0 पे डिग्री ऑफ फ्रीडम बस कितना रह जाता है? 3। उसके पास किसी तरह की कोई वाइब्रेशनल एनर्जी नहीं रह जाती। ठीक है ना? मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटर एटॉमिक कोलिजन होता है जिसको बोलते हैं इंट्रोपी, 0 केल्विन पे एंट्रोपी कितनी हो जाती है? 0। समझ रहे हो ना? बात समझ रहे हो? तो वहां पर क्या होता है कि रैंडमनेस इलेक्ट्रॉन्स की कम हो जाती है, बट इलेक्ट्रॉन ऐसा थोड़ी स्पिन करना बंद कर देगा, वो तो स्पिन कर रहा है। क्लियर है ना? वो न्यूक्लियस के अराउंड गोल घूम रहा है तो गोल घूम रहा है, बट वो किसी तरह की कोई कंडक्टिविटी प्रोसेस नहीं करता है। इतने कम टेम्परेचर पे जो वैलेंस, जो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इतने स्टेबल हो जाते हैं कि उनको लगता है कि हम वैलेंस बैंड में बैठे हो, तो किसी तरह की कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। ठीक है ना? इसी वजह से जब भी आप ऐसे ग्राफ देखोगे ना, तो 0 केल्विन पे थोड़ी सी रेजिस्टिविटी दिखाई जाती है कंडक्टर की, ये वही थोड़ी सी रेजिस्टिविटी है। क्लियर है ना? 0 केल्विन। उसके बाद रेजिस्टिविटी क्या हो रही है?
रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन एक रीजन तक ये कोई करंट कंडक्ट करने वाला नहीं है, कंडक्टर कोई करंट कंडक्ट करने वाला नहीं है। अब करंट के कंडक्शन ना होने के पीछे और बहुत सारे कारण हैं, वो इलेक्ट्रॉन के मोशन पर भी डिपेंड करता है। अगर इस रेजिस्टिविटी के हिसाब से देखें तो 50 केल्विन का मतलब समझ रहे हो बहुत कम टेम्परेचर हुआ। हम 150 केल्विन की बात करें तब भी -100 डिग्री सेल्सियस के करीब का टेम्परेचर है, वहां पर भी जो कंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता है। बात समझे है ना? तो केवल रेजिस्टिविटी ही नहीं जिम्मेदार है। रेजिस्टिविटी में अगर आप देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, रो बराबर m/n/e² इंटू टाउ। तो ये टाउ रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम बहुत ज्यादा होगा ना, इलेक्ट्रॉन बहुत धीरे धीरे चल रहा है, कोलिजन की रफ्तार बहुत कम हो गई, ये टी बहुत ज्यादा है। अगर ये टी बहुत ज्यादा है तो रेजिस्टिविटी कम होनी चाहिए, लेकिन फिर भी रेजिस्टिविटी बहुत एफिशिएंट रहती है। बात समझ रहे हो ना? तो उसमें उस मॉलिक्यूल की भी प्रॉपर्टी है, उसकी मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक है जिसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है बहुत लो टेम्परेचर पर। इस वजह से जब भी कंडक्टर को एज एन ऑपरेशनल यूज किया जाता है तो वो हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखा जाता है, जहां वो इलेक्ट्रिसिटी को एफिशिएंटली कंडक्ट करा पाए। ठीक है ना? तो वैसे तो ये सब नॉन टचिंग पॉइंट्स हैं, इनको छूना ही नहीं चाहिए। यहां देखो, यहां सवाल पे आ जाओ। सवाल देखो, सवाल क्या कह रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ प्लेटिनम वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज कितना, 2 ओम। क्लियर है ना? तो जब टेम्परेचर तुम्हारा कितना है बच्चा, 0 डिग्री सेल्सियस, तो रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम। क्या इसको R0 देख लिया जाए? कह रहा है कि जब मेरा टेम्परेचर कितना हो गया 80 डिग्री सेल्सियस, तो मेरा रेजिस्टेंस कितना हो गया 6.8 ओम हो गया। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या निकाल सकते हो? अरे निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे भैया? फॉर्मूला, वैल्यू डालो, रखो रखो रखो, जल्दी निकालो। कोई बोर्ड पर नहीं देखेगा, फिर आंसर मैच कराना। बी आ रहा है, सिक्स पॉइंट एट में से 2 जाएगा तो 4.8। R0 कितना है, 2, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना, 80। 80 है ना? तो 2 से 24 और 8 3 24, 3, तो कितना होगा 3 इंटू 10⁻⁻⁴ -2, 3 इंटू 10⁻⁻², यस, 3 इंटू 10⁻², बी। अरे क्लियर है क्या? और देखो एक सवाल, ये देखो क्या कह रहा है, एट रूम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। Calculate the temperature of the element if the resistance is found to be 117 ohm. The temperature coefficient of the resistance of the material is 1.7 into 10⁻⁴ degree Celsius per degree Celsius. बनाओ बनाओ, हम नहीं निकालेंगे, खुद से निकालो। निकालना क्या है वैसे ना, रहने दो बेटा, तुम छोड़ो, पढ़ ले सवाल, पता चल जाएगा क्या निकालना है। हाँ, 10⁻³ आ रहा है, 1000, सही है। जोड़ घटाना नहीं कर पाते ना तुम लोग, बहुत बुरा लगता। -4 आ रहा है, पगली है क्या, -4 कैसे आ जाएगा? 5, फोर आएगा, 10,000। हम मेटल ही नहीं बचेगा वहां पे 10,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। एक 1000 आ रहा है ना, 1000 सही है।
तो मुझे भी रेबीज हो गया है नहीं? अच्छा मुझे मुकेश काट लिया। अबे यार तुम कैसे आदमी हो यार। बताओ क्या टी फाइनल निकालना है ना? तो डेल्टा टी बराबर सिंपल लिख लिया करो, डी आर बाई क्या, एल्फा आर नॉट, लिख लिया करो। ठीक है ना? सिंपल वाला फॉर्मूला। जीरो है तो भैया यार टेम्परेचर डिफरेंस तो टी ही रहेगा। रेजिस्टेंस का डिफरेंस कितना है? 17 है। और अल्फा 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ दिया हुआ है। और आर नॉट कितना है? 100 है। गजब गधा हो भाई तुम लोग, सही बता रहा हूं। ये 10 हो गया, इससे ये कट गया -3, तो ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो 1000 डिग्री सेल्सियस। जितना सवाल तुम लोग कॉन्सेप्ट से नहीं गलत करोगे, उससे जोड़ घटाना से गलत करोगे। -4 में 10 जोड़ दिए थे नहीं? सुनो बच्चा, ये तो हो गया ना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हो गया। ये देखो ओम्स लॉ पढ़े हो? बोलो। द वोल्टेज V एंड I ग्राफ फॉर द कंडीशन एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। VI है ना? VI है ना? सीधा है ना? यहां देखो कह रहा है इन द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओए सुन सवाल, इन द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस कितने वोल्ट का अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर ऑफ लेंथ कितना है, डायमीटर कितना है, 5 मिलीमीटर। द मेजर्ड करंट इन द कंडक्टर इज द मैक्सिमम परमिसिबल परसेंटेज एरर इन द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इज। एरर का सवाल है, करो। एरर तो हमको नहीं आता है सर, फॉर्मूला लिखो तो सॉल्व करो। क्यों मेहनत करें, अभी तो आप लगाओगे ही। पेंसिल घिस जाएगी, पेपर भर जाएगा, दिमाग चल जाएगा थोड़ा, उसपे तो हम बिल्कुल जोर नहीं दे सकते हैं। हाँ देखो, सबसे बड़ी बात है। हाँ क्या चीज? सेकेंड हैंड मार्केट में दाम अच्छा मिलेगा। क्या बात है। खुद ही सेकेंड हैंड में ना बिक जाना। मैं अनयूज्ड हूं। मुझे सेकेंड हैंड मार्केट में खरीद लिया जाए। डायमीटर बाय मीटर ध्यान से देख लोगे ना? हाँ बनाओ। एरर देखने आता है कि नहीं? नहीं, यहां 0.00 लिखा है, मतलब 0.01, 5 इंटू 10⁻³ वाह 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 वाह। जान लो, बैच 2 वाले तुम लोग बढ़िया है पढ़ने में। इतनी देर में तो कम से कम 10 ने आंसर निकाल दिया था। क्या कर रहे हो तुम लोग? अच्छा वो लोग ज्यादा ज्यादा ड्रॉप लिए हैं, ये कह रहे हो तुम लोग? एक गाधा। V बाई आई इक्वल्स टू आर होता है? अरे होता है ना। और आर किसके बराबर? रो एल बाई ए के। और ये V बाई आई हो गया, तो रो बराबर क्या हो गया? V A बाई एल आई हो गया। तो अब हम अगर लिखें डी रो बाई रो, तो ये हो गया dV बाई वी प्लस 2D, रेडियस लिखो चाहे डायमीटर लिख लो, 2DD बाई डी। DD समझ जाओगे ना, डायमीटर है। अरे एरिया में डायमीटर का स्क्वायर हो जाता है ना। और प्लस DL बाई एल प्लस DI बाई आई। ये सब क्या था? पहली बार देखे हम तो। क्या भैया? हाँ एरर तो है दिमाग में। ये बताओ डीवी कितना है? डीवी डीवी डीवी
0.1, 0.1 बाई वी कितना है 5 प्लस 2, डी कितना है डायमीटर में 0.01, 2 इंटू 0.01 डिवाइडेड बाई 5 प्लस डीएल कितना 0.1 डिवाइडेड बाई 10, डीआई कितना 0.01 डिवाइडेड बाई 2, कर लो, हो तो गया। तो एलसीएम हो जाएगा अपने पास कितना 10, 0.2, 0.04, 0.1 और 0.05, 5 1 6 4 10 2 11, नहीं 4 2 6 1 7 5 12, सही लिखे हैं? अरे एक क्यों जोड़ दे रहे हैं? 4 5 4 9, लास्ट में 9 किसके है 3.9। अरे क्लियर है, क्लियर है ना? हाँ, नहीं आया ना? आया था, ये देख, a wire of a certain material is stretched slowly by 10%. Its new resistance and specific resistance becomes respectively. Specific resistance का नाम क्या है? Resistivity. क्या नाम है? Resistivity. तो क्या resistivity में कोई चेंज होगा? तो resistivity में सेम का ऑप्शन तो एक ही में है, दो में है, लेकिन इसमें तो रेजिस्टेंस भी सेम बोल रहा है, और वायर को 10% खींच दिए हो तो रेजिस्टेंस वही रहेगा कि बदल जाएगा? तो ये तो तुक्का मार के बना दोगे, बन जाएगा ना। लेकिन सोचो फाइनल रेजिस्टेंस निकालना हो तो आर फाइनल कितना हो गया? नहीं रहेगा भाग, हमेशा एन स्क्वायर। तुमको कितना गुना खींचा गया पहले वो तो देखो ना, फाइनल लेंथ हुआ कितना? ऐसे नहीं होगा बच्चा, सोचो एल फाइनल जो होगा वो कितना हो जाएगा 1.1, एल इनिशियल हो जाएगा, और ए फाइनल कितना हो जाएगा बोलो? ए फाइनल कितना हो जाएगा? ए अपॉन 1.1, बोलो कि 0.9। भाई एक 10% बढ़ा है तो दूसरा 10%, क्लियर है ना? सोच लो, अगर लेंथ 200% हो जाता तो एरिया उसका आधा 50%। सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, देख लो भाई। अगर मान लो हम तुमसे कहते हैं, हम तुम ये बताओ, हम कह लेंथ 200% हो गया तो एरिया, एरिया आधा ना, आधा क्या लिखते, कितना परसेंट? 50%, 50%। तो आंसर आएगा, जरा रख के देखो तो, ए फाइनल 50% डाल दो तो 0.5 ए लिखो, जीरो 0.5 का मतलब 1/2 होता है। तो इतना क्या सोच रहे हो यार? ये सोचो, सुनो 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 सुनो, एल फाइनल कितना हुआ 1.1 हो गया ना? तो ए फाइनल मैं 0.9 ए लिखूं या ए बाई 1.1 लिखूं, क्या बात अप्रोक्सीमेटली बराबर है? अरे है कि नहीं है यार? 0.9 ही तो 11,99 ही तो होगा यार। नहीं समझ आया? आया? तो बात वही पड़ जाती है, कोई चेंज नहीं होता। तो जब तुम फाइनल रेजिस्टेंस लिखोगे तो क्या लिखोगे? रो लेंथ की जगह 1.1 एल और एरिया की जगह क्या 0.9 ए लिखो, चाहे ए बाई 1.1 लिखो, तो कितना हो जाएगा 1.21 रो एल बाई ए। तो इनिशियल का 1.21, तो क्या सही हो गया? अरे हुआ ना? नहीं समझ आया हमने क्या किया? बस ध्यान देना है कि 200% बढ़ने का मतलब 0.99 करके चलेगा, ठीक है ना? तो 0.9 ही लिखा जाएगा। जैसे हम कहे कि लेंथ 200% बढ़ा, तो लेंथ कितना हो गया? इंक्रीज टू 200%, मतलब क्या 12 हो गया? तो एरिया a/2 हुआ, तो एरिया जो था उसका आधा हुआ ना,
तो आधा होने का मतलब 50% हुआ, समझना। एक 200% मतलब 100% इंक्रीज हुआ है, तो दूसरा 100% डिक्रीज नहीं हुआ है। जहां था वहां का आधा घटा है, मतलब 50% घटा है। ये बात समझनी पड़ेगी। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? मेरा लेंथ है, मैंने लेंथ को बढ़ा दिया 100% और बढ़ा दिया, तो मेरी लेंथ कितनी हो गई? कितनी हो गई? 200 ना, 200 ना। समझ आया कि नहीं? तो मेरी लेंथ 12 हो गई, तो मेरा एरिया हाफ हुआ, तो जो था उसका आधा हुआ ना। तो ए था तो ए का आधा, A/2 मतलब 50%। समझे कि नहीं? ये मैं कह रहा हूं समझने के लिए। अगर मान लो हम कहते हैं कि हम 150% बढ़ा दिए, तो दूसरा 150% बढ़ने का मतलब 50% बढ़ा है ना। अरे क्लियर है ना? तो वो अगर वो सोचो इंक्रीज्ड बाई 50% अगर हमने कर दिया, तो क्या मैं फाइनल एरिया को 50% घटा दूंगा? कितना घटेगा? 25। क्लियर है ना? हाँ, ये बात ध्यान दे रहे ना, मामला गड़बड़ा जाएगा। वैसे पूछता नहीं है इतना, टिपिकल नहीं घुसाता। अगला क्या है हमारा? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। क्या है भाई साहब? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सुनिएगा ध्यान से। दो कॉम्बिनेशन है क्या? एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, और दूसरा कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक और कॉम्बिनेशन होता है जिसको बोलते हैं व्हीट स्टोन। क्या बोलते हैं? व्हीट स्टोन। जब भी ऐसे परसेंटेज वाला सवाल है ना, 50%, 100%, 200% करके आए, तो ऐसे लिख लिया करो, एल फाइनल और ए फाइनल, जितना बढ़ा जितना घटा, खत्म बात। सुनो, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा? सुनो 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 सुनो, क्या सब में ध्यान से देखना, मतलब अभी तो देखो जो बेसिक बेसिक चीजें हैं वो सबको पता है, बस छोटी छोटी चीजें इसमें ऐसी हैं जिनको ध्यान देना है अपने को। ये बैटरी का वोल्टेज कितना है? V। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और ये Rn है। क्लियर है क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन में सब में करंट, क्या सब में करंट सेम जाएगा? I जो होगा वो क्या होगा? सेम। इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V1, इसके क्रॉस V2, इसके क्रॉस V3, इसके क्रॉस Vn। अरे होगा ना? समझ आया? अच्छा सोच, एक बात ध्यान दो। अगर हम कहें कि I जो होगा वो मेरा V/R होगा। अरे क्लियर है ना? आई क्या होगा? V/R। अच्छा ये बताओ, क्या मैं टोटल वोल्टेज बराबर, टोटल वोल्टेज बराबर क्या लिख सकता हूं? V1 प्लस V2 प्लस डॉट 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 Vn। और मेरा V जो है क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R के? V किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? R के। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, V1 is to V2 is to V3 is to Vn equals to R1 is to R2 is to R3 is to डॉट 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 Rn। समझना, सबको पता है कि सीरीज में सीधा सीधा जुड़ जाता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ी बातें ध्यान से। अगर हमसे पूछे कि V1 लिखो, क्या लिखना है? तो हमारा क्या n पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो V1 क्या R1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मैं लिखूंगा R1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस Rn इंटू V। समझ आया कि नहीं? देखो V किसके बराबर है? V1 प्लस V2 प्लस सो ऑन Vn। और V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? R के। तो V1 is to V2 is to V3 is to Vn बराबर क्या? R1 is to R2 is to R3 is to Rn। रेशियो एंड प्रोपोर्शन बोलते हैं इसको। जिस पर, जिनका इस पर कंट्रोल हो गया, वो आगे पूरे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को ढंग से सॉल्व कर पाते हैं, जहां उनको हर बार गणित लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। समझिएगा ध्यान से, जितना समझाने की कोशिश कर रहे हैं बस उतना ही। तो V1 क्या हो गया? R1 अपॉन R2 प्लस सो ऑन Rn। अगर हम कहें कि एक रेजिस्टेंस 10 ओम का है, दूसरा रेजिस्टेंस 20 ओम का है, और हम बोले हैं आपसे कि आप यहां पर 20 वोल्ट की बैटरी लगाए हैं, तो यहां पर आपको क्या भैया बताना है V1 कितना होगा और V2 कितना होगा। तो V1 अपॉन V2 बराबर क्या 10/20 लिख सकते हैं? क्यों लिखे? क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। अरे क्लियर है ना? तो ये कितना हो गया? V1 अपॉन V2 क्या हो गया? 1/2। 1/2। इसका मतलब क्या है? 2 और 1 को जोड़ोगे तो क्या होगा? 3। क्या होगा? समझ पा रहे हो? मतलब इसके आपको 3 हिस्से करने हैं। कितने हिस्से करने हैं?
बराबर बराबर, तो कितना होगा 20/3 20/3 20/3। समझना, ये सब दिमाग में हमको कैलकुलेट करना है, तभी हमारी रफ्तार आएगी। हर बार हमको पेन नहीं चलाना है। हम कह रहे हैं 2 और 1 कितना होता है 3, मतलब हमको 20 के कितने हिस्से कर रहे हैं, यही 20 तो V1 और V2 में बट रहा है, 3 हिस्से कर रहे हैं। V1 के सामने क्या है 1, तो इसको 1 हिस्सा मिलेगा, मतलब V1 बराबर कितना हो जाएगा 20/3, और V2 को 2 हिस्सा मिलेगा, मतलब कितना 40/3। समझ आया कि नहीं, नहीं आया, आया। सुन, अगर हम कहें हमारे पास यहां 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है, अरे क्लियर, और हम यहां पर बैटरी लगाए हैं, मान लो कितना 27 वोल्ट, कितने वोल्ट की, हम कह रहे हैं इसको V1 कितना मिलेगा, इसको V2 कितना मिलेगा, इसको V3 कितना मिलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल V1 is to V2 is to V3 करना है। बताइए कितना होगा, बोलिए क्या, 2 is to 3 is to 4 हो गया ना। इनको जोड़िए, 4 3 7 2 9, 7 2 मतलब 27 के 9 हिस्से कर रहे हैं, तो 27/9 क्या 3 हिस्सा आया। पूछा 2 के अक्रॉस, तो 2 को कितना हिस्सा मिलेगा 2, मतलब 6 वोल्ट। 3 के अक्रॉस 3 हिस्सा, मतलब 9 वोल्ट, और 4 को 4 हिस्सा, मतलब 12 वोल्ट। 12 9 12 9 21, 21 6 27, खत्म। कोई कैलकुलेशन नहीं है, लगा नहीं, ध्यान देना है बस, जब ध्यान दोगे तब ये सब सवाल आसानी से बनेंगे। क्लियर, समझ गए यहां तक बात, और ऐसे सवाल कराऊं, पक्का ना, चलो देखो समझ पाए ना। अगर मान लो हम कहते कि ये 20 वोल्ट है, हम कहते कि ये हमारे पास मान लीजिए 35 वोल्ट, कितना वोल्ट है भैया 20 35 ओम है, 35 ओम। अब हमारे पास एक बैटरी है 40 वोल्ट की, कितने वोल्ट की, अब हमसे कहा गया बताओ कितना हिस्सा मिला, तो तुम क्या लिखोगे यहाँ पे V1, और यहाँ पे क्या लिखोगे V2, तो V1/V2 कितना हो जाएगा 20/35, 5 से जोड़ 5 चौक को 20, 5 7 35, 7 4 11, 7 4 40 के 11 हिस्से करने हैं, कितना हुआ 40/11 ना, 40/11, इसको मिला 4 हिस्सा, तो V1 40/11 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 चौक को 16, 160/11, V2 4 7 28, 280/11। कठिन कैलकुलेशन भी हो गया, अरे आया नहीं आया, कॉन्सेप्ट समझ आया ना। जितना रेशियो है उतने पार्ट में तोड़ लो, रेशियो जितना आ रहा 4 और 7 आ रहा ना, तो 7 4 11, 11 हिस्से में तोड़ दो, गिवन वोल्टेज को डिवाइड कर दो। क्लियर, अब कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है V नेट बराबर क्या है V1 प्लस V2 प्लस सो ऑन Vn, तो V को क्या I इंटू आर इक्विवेलेंट लिखा जा सकता है, तो कितना हो जाएगा I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस सो ऑन I इंटू Rn। क्लियर है ना बच्चा, R इक्विवेलेंट अगर कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो, आपस में मत बनना, ठीक। R इक्विवेलेंट बराबर क्या R1 प्लस R2 प्लस सो ऑन Rn। एक ध्यान देने वाली बात है क्या कि R इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन में, कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज ही पढ़ रहे हैं ना, विल बी ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन के सबसे बड़े रेजिस्टेंस से भी बड़ा होगा। अरे क्लियर है ना। अब सुनिए, ये था पूरा सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात होती है, बहुत ध्यान से सुनेगा, समझ आ रहा ना बच्चा, हाँ कुछ कठिन है ही नहीं यार, और कुछ कठिन लगने लग जाए तो समझ लो कि भगवान जब बुद्धि बांट रहे थे तो हम सबसे पीछे खड़े थे। सोचो, यहां पर अगर V वोल्ट लगा दिए, सुनना 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 सुनना, देखो 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 देखो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, यहां पर वोल्टेज कितना लगाए हो V, सुनना, यहां पर भी वोल्टेज कितना होगा V, यहां पर 0, यहां पर V, यहां पर 0,
इसमें करंट गई है, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू, यहां पोटेंशियल क्या है V, यहां भी हायर है, ये दोनों बराबर है ना, फिर भी करंट दौड़ी ना, क्यों दौड़ी, क्या जीरो है, रेजिस्टेंस, क्या जीरो है, क्लियर है ना, वेरी गुड। तो यहां पे तुम्हारे पास हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, और ये क्या हो गया R है। क्या इसमें करंट जाएगी I1, इसमें जाएगी I2, इसमें जाएगी I3, इसमें जाएगी IN ना। तो I बराबर मैं क्या लिखूं, I1 प्लस I2 प्लस सो ऑन IN। क्लियर है क्या, क्या हर रेजिस्टेंस पर वोल्टेज सेम है, तो मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो वोल्टेज क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम, डेल्टा वी क्या होगा सेम। देखो यहाँ पे वी है और यहाँ पे क्या है जीरो, सब पे जीरो है ना, यहाँ सब पे क्या है वी है, अरे है ना, तो डेल्टा वी क्या हो गया सेम। तो ये बताओ करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के इनवर्सली, इनवर्सली, तो मतलब I1 इज टू I2 इज टू I3 बराबर क्या 1 अपॉन R1 इज टू 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R2 इज टू 1 अपॉन, अरे क्लियर है क्या, नहीं आया, आया भाई पक्का ना, सोचिएगा। अब अगर हमसे कहे एक सवाल कि एक रेजिस्टेंस यहां पर है 2 ओम का, और एक रेजिस्टेंस यहां पर है 3 ओम का, यहां से करंट आ रही है 10 एंपियर, कितनी आ रही है 10 एंपियर ना, तो क्या इसको इसमें तोड़ना है, तोड़ना है। तो ये बताइए I1 इज टू I2 किसके बराबर है, 1 अपॉन R1 इज टू 1 अपॉन R2, है कि नहीं है ना। तो ये तो इनवर्स रेशियो चल रहा है, और हम प्रोपोर्शनलिटी लगाना जानते हैं जब सीधा चल रहा हो। तो इसको अगर सीधा बनाना हो तो मैं कह रहा हूं इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, R1 R2 को, किसको R1 R2 को, R1 मल्टीप्लाई करोगे तो R1 इंटू R2 होगा, इसमें भी R1 R2 मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी R1 R2 मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बनेगा बोलो, I1 इज टू I2 क्या बनेगा, बोलो बोलो बोलो, सिखा रहा हूं, बहुत बड़ी चीज सिखाऊंगा इससे, क्या बनेगा R2 इज टू R1। समझ आया क्या, नहीं आया, अब सोच, अगर हम कहें I1 इज टू I2 इज टू I3 है, 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा होता तो क्या लिखते, R1 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R लिखते ना, यहां से हटाना है ना, R1 R2 R3 तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, R1 R2 R3, तो ऊपर क्या बचेगा R2 R3, फिर क्या R1 R3, फिर क्या R1, समझ आए। अब जैसे मान लो अगर हमसे कहता कि यहां पर 4 ओम का या 5 ओम का एक और रेजिस्टेंस है, 5 ओम का एक और रेजिस्टेंस है, इसमें गया I1, इसमें गया I2 और इसमें गया I3, गया ना, तो तुम ऐसे लिखोगे I1 इज टू I2 इज टू I3, 3 से ज्यादा नहीं पूछेगा, मैक्स टू मैक्स 3, क्लियर है ना। तो ये क्या हो जाएगा, क्या लिखोगे 1/2 1/3 और 1/5, 3 2 5 और 5 10, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, यहां पे कितना 10/3 और यहां पे 2, यहां पे क्या हो गया 2, क्लियर है ना, क्लियर है ना। ये क्या बन गया I1 इज टू I2 इज टू I3, तो I1 लिखना होगा तो क्या लिखोगे 5 अपॉन 5 2 7, और 7 में 10/3 जोड़ोगे तो 7 में 10/3 21, 31/3, क्या 3 ऊपर चला जाएगा, और टोटल करंट कितना है 10, हो गया सॉल्व, समझ आया। 99.99% चांस है कि तुमको यही पूछे 2 का, क्लियर। तो अगर तुम 2 का जानते हो और तुमको ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ये रेशियो बनाना, जो कि है नहीं, है नहीं, हमको जो रिजल्ट मिलेगा उसको क्या कर रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई करके इसमें भी इसमें भी इसमें भी सब में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो क्या भाई, अच्छा हम गलत कर दिए ना भाई, ओहो सॉरी 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 सॉरी, यही तो I1 इज टू I2 इज टू I3,
2, 3 और 5 का मल्टीप्लीकेशन, 5 दूना 10 तिहाई 30, 30 ना, और 30 को ऊपर मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा 15, यहां क्या 6। अरे बना ना, हम जोड़ दिए थे ना, गलती हो गया था। तो क्या भाई 3 दूना 6, 6 5 30। अब हमको I1 लिखना होगा तो बोलो कोई बड़ी बात है, क्या लिखोगे 15 अपॉन सबका सम, 15 10 25, 25 6 31 मल्टीप्लाइड बाई 10, I1 आ गया। I2 लिखना होगा तो क्या लिखोगे 10 मल्टीप्लाइड बाई 31 मल्टीप्लाइड बाई 10, क्लियर है। I3 लिखना होगा तो क्या लिखोगे, बोलो बोलो बोलो, 10 की जगह 5, यहां क्या होता है 6 ना, 6 मल्टीप्लाइड बाई 31 इंटू 10, आया कि नहीं आया, नहीं आया, आया भाई। ये वो दमदार चीज है जो आपकी बहुत सारी कैलकुलेशंस को एलिमिनेट कर देगा। अभी मैं आपको डेमो देकर दिखाता हूं कैसे। टाइम एक तो हो जाता है ना यार, समस्या ये है सबसे बड़ी। सुनो ध्यान दो, कौन सा कॉम्बिनेशन चल रहा है अपना भाई, पैरेलल चल रहा है। तो पैरेलल में क्या सेम है, पोटेंशियल। तो क्या आई नेट बराबर अपन क्या लिख रहे हैं, I1 प्लस I2 प्लस सो ऑन IN, यही तो लिख रहे हो ना। तो V बाई R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 एंड सो ऑन V अपॉन R। अरे क्लियर है क्या, V अपॉन R है, क्या V से V कट जाएगा, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट किसके बराबर, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस सो ऑन 1 अपॉन R है, क्लियर है ना। अच्छा अगर मान लो हम एक सवाल और कह देते कि R1 बराबर R2 बराबर Rn हो गया, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाता, अरे R1 प्लस R2 सब 1 अपॉन R 1 अपॉन R 1 अपॉन R हो जाता। तो क्या 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर, गजब आदमी हो यार तुम लोग यार, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर क्या N बाई R हो जाता। तो R इक्विवेलेंट कितना, R बाई N, R बाई N। और इस R इक्विवेलेंट को लिखा गया, R equivalent will be smaller than, will be smaller than the smallest resistance of the combination। ठीक ना। इस लाइन से एक सवाल पूछा गया, क्या कि ऐसे लिखा गया 1.3568, 1.2578, 2.2563, ठीक है ना। all the three are connected in parallel, all the three are connected in parallel, what will be their R equivalent। ऑप्शन में एक ही ऐसा था जो 1.2578 से छोटा था, समझे ना, तो वही R इक्विवेलेंट हो गया। अरे बात समझ आया ना। लेकिन अगर ये लाइंस तुम्हारी आंखों के सामने से नहीं गुजरी रही और तुमने इस पर कहानी नहीं सुनी रही, तो तुमको तो यही एहसास होगा कि सर 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। और वहां तुम्हारे साथ सबसे बड़ा पाप ये होगा कि तुमको लगेगा यही फॉर्मूला तो लगाना है, फिर तुम ऊपर मल्टीप्लाई भी कर रहे होगे 10,000 से, फिर सोच रहे होगे एलसीएम भी निकाल लेते हैं, फिर अगर थोड़ा मैथ्स पे कॉन्फिडेंस रहा तो, नहीं तो सिर्फ ये क्या है लिखने के बाद ही छोड़ दिया, हमसे तो ना हो पाएगा। ठीक है ना। तो जब कभी भी तुम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, जब कभी भी तुमको ऐसा लगने लगे कि कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, तो मान लो कि सवाल तुम्हारा गलत है। सवाल गलत नहीं है, तुम गलत लगा रहे हो। हाँ ठीक है ना, समझ गए, बात समझे। चल अब तुम देखो एक डेमो दिखाता हूं, अब यहां एक डेमो दिखाता हूं, इधर सुनो इधर सुनो। जैसे ये देखो, क्या आर इक्विवेलेंट निकालना जानते हो थोड़ा थोड़ा, ये बताओ। इस पूरे सर्किट को सॉल्व करना है और मुझसे पूछा गया कि इस 2 ओम में कितनी करंट जाएगी। तो सबसे पहले मैं कौन से रेजिस्टेंस को एलिमिनेट करूंगा, ये दोनों को, 2 और 1 क्या हो गया 3, 3 और 6 सीरीज में है कि पैरेलल में। जब 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। पहली बार मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं ड्रॉपर पढ़ा रहा हूं। R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 10वीं क्लास का है ना भाई ये।
तो 2 1 3, तो 3 गुणे 6/3 प्लस 6 बराबर 2, बराबर 2। 2 और 4, बोलो बोलो। अरे 2 और 4, अरे ये पूरा 2 हो गया ना। अरे हो गया कि नहीं हो गया? नहीं आया क्या भाई? 4 2 6 तभी तो किया हूं भाई। इस पूरे का कितना आया? 2 आया ना। 2 और 1 3, 3 और 6 2, 2 और 4 6, फिर 6 और 3 2 ना, फिर 4 2 और 4 कितना हो गया? 10। आर इक्विवेलेंट कितना हो गया? 10। आई बराबर क्या लिखोगे? V बाई आर, तो कितना हो गया? 12 एम्पियर आया ना। अब ये 12 एम्पियर यहां पर कितने हिस्से में डिवाइड हो रही है? 3 हिस्से में। यहां पर तुम्हारे पास गया I1, और यहां ध्यान देना, इसमें गया है I2 और इसमें गया है I3, लेकिन I2 और I3 यहां कॉमन है कि नहीं है? यहां I2 प्लस I3 है ना? अरे है ना। इस पूरे को सॉल्व किए हो तो कितना रेजिस्टेंस निकाले हो? 2 ओम ना, 2 ओम निकाले हो ना। मतलब तुमको अपने आने वाले 12 एम्पियर को 2 हिस्से में तोड़ना है। एक 3 ओम में जाएगा और एक 6 ओम में जाएगा। समझे नहीं? ये पूरा कितना सॉल्व किए हो? 2। कितना सॉल्व किए हो? और उसके साथ ये भी तो जुड़ा है ना, I2 प्लस I3 का पानी इसको भी पीना है ना भैया। तो 4 2 6। क्लियर है ना? अब अगर हमको निकालना हो कि इसमें कितनी करंट गई और इसमें कितनी करंट गई, तो हम क्या करेंगे? सीधा भाई, इसमें गया I1 और इसमें गया I2, तो I1 इस टू I2 बराबर क्या? 6:3 लिख लोगे। मतलब कितना? 6/3 का मतलब 2/1 ना हो? नहीं आया? ये बताओ यार, छोड़ो। I1 अपॉन I2, I1 अपॉन I2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली? इनवर्सली ना, इनवर्सली ना। तो यहां कितना हो जाएगा? 6/3, 3 दूना 6, 2/1। समझ रहे हो ना? इसका मतलब क्या है कि तुमको कितने हिस्से करने हैं? 3। कितने? I1 को कितना हिस्सा मिलेगा और I2 को? समझ आएगा? समझ आएगा? कितना एम्पियर था? 12। 12 का 3 हिस्सा कितना होगा? तो इसमें कितना आएगा? 6 नहीं 8। 2 हिस्सा हो गया ना। इधर कितना है? 8। और इधर कितना गया? 4 गया ना, गया ना। अब ये 4 के 2 हिस्से होने हैं। 4 के कितने हिस्से होने हैं? 2। जब तुम्हारी स्पीड थोड़ी अच्छी हो जाएगी ना, तो ये सब तुम हवा में कर पाओगे। तो 4 के 2 हिस्से होने हैं, एक 6 में जाना है और एक किस में जाना है? 3 में। क्लियर है ना? तो I1 इस टू I2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 2:1 लिखूं कि 1:2 लिखूं? यहां मान लो मैंने बोल दिया I2 और यहां बोल दिया I3, तो मैं I2:I3 लिख रहा हूं। बोलना I2:I3 लिख रहा हूं। ध्यान से, ये 6 है और ये 3 है, तो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के या इनवर्सली? इनवर्सली। तो क्या 3:6? मतलब क्या? 1:2, I2:I3। सोचो, इसके यहां कितना आ रहा था टोटल? इसमें कितना चला गया? इसमें 8 चला गया ना। यहां कितना मिला है? 4। यही 4 तो 2 हिस्से में टूट रहा है, एक 6 में और एक 2 और एक 3 में। तो I2 जिसमें आया है उसको कितना हिस्सा मिला? 1। तो इसमें 4/3। अरे आया कि नहीं आया? आया। और इसमें कितना? 8/3 है। हो गया। लो भैया सवाल। अदरवाइज अगर तुम इसी सवाल को ट्रेडिशनल मेथड से लगाते तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सवाल हो जाता, बहुत बड़ा सवाल। अब अगर हमको ये सवाल सॉल्व करना हो तो हमको इतना प्रैक्टिस है आर इक्विवेलेंट का कि हम ये देख पा रहे हैं कि यहां 3 है और यहां क्या है? 6। पूरे का पूरे का। अरे भाई करंट इसमें जा रही है ना इस वाले में, तो पूरे का कितना है? 6। 3 और 6 का मतलब हुआ 1:2। 1:2 में लेकिन करंट लिखेंगे तो क्या होगा? 2:2। टोटल करंट कितना है? 12। 12 के करने हैं कितने हिस्से? 3। कितने? मतलब एक हिस्सा हुआ 4, एक हिस्सा हुआ, इसको मिलेगा 2, इसको मिलेगा 1, तो 2 मतलब इसको मिल गया 8। कितना मिल गया? इसको मिल गया 1, 1 मतलब एक हिस्सा, मतलब 4।
एक हिस्से का मतलब 4। अब इस 4 को 2 हिस्से में तोड़ना है। एक 3 ओम वाला ले जाएगा, एक 6 ओम वाला ले जाएगा, फिर बना क्या 2:1। तो इसको मिलेगा 1 हिस्सा और इसको मिलेगा 2 हिस्सा। तो 4 का 3 हिस्सा किए तो 4/3, इसको 2 हिस्सा मिला मतलब 8/3, इसको 1 हिस्सा मतलब मिला मतलब 4/3। खत्म बात। अरे समझ आया क्या? ये वो तरीका है जिससे तुम सवाल खटाक से आसानी से बना पाओगे। और बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें प्रैक्टिस करने के लिए जो मैं कराऊंगा। जैसे यहां पे देखो, रुको रुको, समझ रहा हूं, जाना है। कितने वोल्ट की बैटरी है? 30 वोल्ट की है ना। ये कितने ओम का रेजिस्टेंस है? 1। 6 और 3 कितना हो जाएगा? 6 और 3 9 हो गया। कैसे जुड़े हैं? पैरेलल में ना, पैरेलल में ना। तो 2 ना, और 2 और 2, 2 और 2 क्लियर है क्या? और यहां कितना लगा है? 1। टोटल करंट, टोटल करंट, टोटल करंट 15 एम्पियर। अब 15 में से तुमसे पूछ ले कि बताओ 6 ओम को कितना करंट गया, तो हम कहेंगे I1 is to I2 is to I3। तो देखना I1 is to I2 is to I3 बराबर क्या क्या लिखोगे? 1/6 is to 1/3 is to 1/2। अब देखो 6 दूना 12, 12 दूना 24 बारते हैं 36, तो क्या यहाँ 6 हो जाएगा? 18 और 12 दूना 24 बारते हैं 36, और यहाँ कितना 18 हो गया ना। अरे 18 हो गया ना। हमको क्या लिखना है? I1 ना, तो मैं लिखूंगा 6 और सॉल्व हो जाएगा क्या? अरे 6 से कट जाएगा क्या? 6 से कट जाएगा ना। तो ऐसा क्या करो, 6 3 2 का एलसीएम ले लिया करो। 6 3 2 का एलसीएम 6, 6 3 2 का एलसीएम 6, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दोगे क्या हो जाएगा? 6 का 1, इसका इसका, अरे हो गया ना। तो I1 बराबर 1/3 2 5, 2 1 3, 2 1 3 और 3 6 मल्टीप्लाइड बाई 15, मतलब कितना? 5 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। 3 से 3 5 15, 3 दूना 6, 5/2। I1 कितना आ गया? 5/2। I2 क्या हो जाएगा? डबल। अरे 5 यहाँ 2/6 गुणे 15 हो जाएगा यार। क्या कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा ना। I3 कितना हो? 5 से 15, 15/2 नहीं आया। ये हो गया सवाल। क्या चीज? हाँ बिल्कुल बना सकते हो तुम, इस वजह से उसको कर पाओगे। यहाँ कितना ओम लगा है? 1 ओम। अभी यहाँ हम पैरेलल में और 2 रेजिस्टेंस जोड़ देते तब, तो क्या तुमको ड्रॉप इसके अक्रॉस भी देखना पड़ता? तभी तो बचा हुआ ड्रॉप यहां निकालते, निकालते ना। समझ आया ना? अभी तो बहुत कहानी बाकी है, बहुत कुछ सीखना बाकी है। बट पहले जो अनट्रेडिशनल मेथड्स हैं उसको अगर हम सीख गए तो ट्रेडिशनल तो सबको आता है, वो तो तुम्हें 1 मिनट के अंदर आ जाएगा, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन पहले ये सब देखो कि कैसे रेशियो प्रोपोर्शन से सवाल बनाया जा रहा है, ताकि हम 4 सेकंड 5 सेकंड 6 सेकंड के अंदर सवाल बना पाए, उसकी आदत डालो। ठीक है ना? और ट्रेडिशनल मेथड IR करना वो सबकी किसके बस की बात नहीं है यार। वो तो 10वीं क्लास के बच्चे को बैठा 5 मिनट सिखा दोगे तो वो कर लेगा। बात समझे ना? तो जो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स होते हैं वो थोड़े बढ़िया से लगते हैं। ठीक है ना? तो अब कल अपनी अगली क्लास होगी सुबह ना। कल अपन पढ़ेंगे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। कल 8:30, 8 नहीं 8:30। टाइमिंग क्या है कल की? 8 बजे है? 8:30 है टाइमिंग। देखो शायद 8 है, शायद चेंज हुआ है। 8 बजे रखे ना? हाँ 8 बजे आया है ना? क्या टोटल स्केड्यूल क्या है? 8 से और 10:15 से 1, फिर 1:15 से 2:45। अच्छा ओके। हाँ। और क्या भैया? क्या क्या क्या? मैं कितने बजे आ जाऊं? 8 बजे? तुम भी आ जाना 8 बजे, लेकिन भाई फिर पता चला हम अकेले बैठे हैं यहाँ पे। हम तो आ जाएंगे भाई। हाँ हाँ हाँ। नहीं है।